मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ओ लेवल बायोलॉजी एंड एज यू ऑल नो मल्टीपल टाइम्स आपको ये बात बताई गई है कि these are the exclusive sessions for the coverage of the section प्लांट बायोलॉजी। ये एक्सक्लूसिव सेशंस आप प्लांट बायोलॉजी के सेक्शन को कवर करने के लिए कर रहे हैं। मेरे बच्चों, प्लांट बायोलॉजी का सेक्शन मैं आपको मल्टीपल टाइम्स ये बात समझा चुका हूं कि ये मुश्किल पार्ट नहीं है, बट यू नीड टू बी हाईली फोकस्ड। एंड आपके खास तौर पे जो स्कूल वाले बच्चे हैं, ज्यादातर के मिड टर्म्स में भी प्लांट के चैप्टर्स पूछे जाते हैं और एग्जामिनर का भी बहुत ज्यादा फेवरेट पार्ट होता है प्लांट का। एंड दैट इज व्हाई वी नीड अ कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच टू कवर दिस सेक्शन। इज इट डिफिकल्ट? नो, इट्स नॉट। और अगर आप पिछली क्लासेस को रिकॉल करें तो इट इज वेरी एविडेंट कि अगर आप क्लास अटेंड करते जाओगे तो चीजें काफी ज्यादा क्लियर रहेंगी। अगर मैं क्विकली आपको याद दिलाऊं बेटा, अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट आई डोंट वांट टू सी एनी चैट अदर देन दी स्टडीज, ठीक है? हालचाल और भाई हसनैन, जो हालचाल पूछने या इधर उधर की बात कर रहे हैं उनको रिमूव करते जाएं और वेटिंग रूम ऑन करके रखें हसनैन साहब, ताकि जो भी इधर उधर की बात करे उसको निकाल लें। ठीक है जी? ओके जी। तो मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, प्लांट बायोलॉजी का सेक्शन बेटा हमारा स्टार्ट हुआ हुआ है और हमने आपको मल्टीपल टाइम्स गाइड किया। और अगर कोई बच्चा अभी भी अनइन्फॉर्म्ड है तो बेटा यू मस्ट नो कि इस सेक्शन में टोटल 4 चैप्टर्स हम और आप कवर करेंगे, जिसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। बेटा हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। इफ यू रिमेंबर गाइस, सबसे पहले हमने बात की कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन रॉ मटेरियल एंड यूटिलाइजिंग इट। बोलते जाओ भाई, पार्टिसिपेट करो। किस लिए यूटिलाइज करते हैं रॉ मटेरियल्स को? फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड फॉर द रिपेयर्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद हमने कहा कि न्यूट्रिशन के दो पर्पसेस हैं, सॉरी, न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हैं। नंबर वन, बोलते जाना बेटा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड नंबर टू, बोलो बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मेरे बच्चे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? कि व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज ऑब्टेनिंग देयर फूड नॉट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज रादर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। जब ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है वो अदर ऑर्गेनिज्म से हासिल करेगा तो हम इसे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जबकि जब ऑर्गेनिज्म फूड को हासिल करने के लिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेगा तो वी विल कॉल इट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम इसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। अब हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करनी थी। बेटा होल्ड ऑन फॉर सेकेंड, जो वेटिंग रूम में आ रहे हैं इनको देखो और एंटर कराते जाओ भाई। कौन कौन है? गाइस वेट करो, आई एम गेटिंग बैक बेटा, वेट करो बेटा।
जी बच्चों मेरे साथ मौजूद हैं। हेलो, चले जी कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। मेरे बच्चों, हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे थे अपने न्यूट्रिशन का। तो वी हैव गॉट एनिमल्स में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड वी हैव गॉट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? यस। आगे चलो मेरे बच्चे, फिर हमने क्या डिस्कस किया कि इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हमें बेटा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिस्कस करना है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का लेआउट आपके सामने रखा था कि बेटा न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स का जो लेआउट है उसमें हमने कितने टॉपिक्स कवर करने हैं बेटा? टोटल 5 टॉपिक्स कवर करने थे। photosynthesis and factors, structure of leaf, mineral requirement by plant, use of carbohydrate and investigations. बेटा मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एटीपी। इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट एटीपी रिलेटेड है, इसलिए हमने उसको यहां पर नहीं करना। तो वी वर लेफ्ट विद 1 2 3 4 टॉपिक्स ऑल टुगेदर। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्रीवियस 2 सेशंस के अंदर फोटोसिंथेसिस एंड फैक्टर्स, मिनरल रिक्वायरमेंट बाय प्लांट्स एंड यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, बेटा ये 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आर यू ऑल विद मी? ये 3 टॉपिक्स हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, दोज हु वर नॉट देयर इन द प्रीवियस सेशंस एंड आर अटेंडिंग टुडे सेशन, बेटा यू मस्ट नो कि आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। आज हमें इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक कवर करने की कोशिश करनी है और वो है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब अगर थोड़ा सा याद करें फोटोसिंथेसिस एंड फैक्टर्स को, तो बेटा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने डिस्क्राइब किया था, 1 मार्क के लिए भी डिस्क्राइब किया था कि ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट फूड बनाता है। और फिर हमने ये 3 और 4 मार्क के लिए भी डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमने इस इक्वेशन को यूज किया था बेटा टू डिस्क्राइब द प्रोसेस। बच्चे, इस इक्वेशन को यूज किया था टू डिस्क्राइब द प्रोसेस। बेटा दिस इज ऑल ईमान जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाई यू वांट मी टू गो अप अगेन बेटा? This is all the learning objectives we had already covered from the last 2 weeks. तो अभी ऊपर जाना तो बनता नहीं है। This is the favor which I am giving you is to recall whatever we have done बेटा। ठीक है? तो इसलिए मैं ऑलरेडी स्लो स्लो नीचे आ रहा हूँ। मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं आगे कैसे पढ़ाऊंगा बच्चे? तो बेटा 3 और 4 मार्क के लिए मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन कैसे कवर करना होता है बेटा। यू नीड टू शो कि भाई फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल एंड प्लांट यूजेस ऑल ऑफ देम टू मेक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। फिर उसके बाद अगर आप याद करो तो बेटा 1 बाय 1 मैंने आपको फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में बताया था। यस मेरे बच्चे, हमने आपको कहा था कि 5 मेजर फैक्टर्स डिस्कस करने थे और 5 फैक्टर्स में से 4 फैक्टर्स तो इक्वेशन में ही है। कार्बन डाइऑक्साइड का फैक्टर भी इक्वेशन में नजर आता है, वाटर का फैक्टर भी इक्वेशन में नजर आता है, लाइट का फैक्टर भी इक्वेशन में नजर आता है, क्लोरोफिल का फैक्टर भी इक्वेशन में नजर आता है। तो 4 फैक्टर्स तो इक्वेशन में थे। एंड व्हाट वाज द फिफ्थ फैक्टर बेटा? That was temperature. And then we discussed each factor 1 by 1 guys and girls. लाइट का रोल आपको सब मुझे जवाब देते जाना बेटा, रिपीटर अच्छा रिवीजन हो जाएगा। लाइट में कौन सी लाइट प्लांट को चाहिए होती है प्राइमरीली बच्चों? विच लाइट पर्टिकुलरली इज यूज्ड बाय द प्लांट? red and blue, if you remember, red and blue, very good. And which light component is not absorbed at all? The green component is not absorbed at all. उसके बाद बेटा फिर लाइट का ग्राफ हमने बनाया था, वो यहां से रिमूव हो गया था, मिट गया था, तो वो अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में हमने कहा कि इट इज अ ग्रीन पिगमेंट। हमने ये आपको बताया कि लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन लाइट एनर्जी प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। लाइट हैज इज नॉट डायरेक्टली यूटिलाइजेबल बाय द प्लांट बेटा। तो इफ यू रिमेंबर, तो हमने कहा था कि क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी, जो कि नॉट यूटिलाइजेबल फॉर्म है, जो कि यूटिलाइजेबल फॉर्म नहीं है, उसे क्लोरोफिल क्या करता है? कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, जो कि यूटिलाइजेबल फॉर्म होती है। तो अगर लाइट अवेलेबल हो लेकिन क्लोरोफिल अवेलेबल ना हो तो यूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं बन पाएगी। तो हमने यही रोल लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम आ गए थे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पर। अगर आपको याद हो तो हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एग्जैक्ट रोल भी आपको याद होगा। क्या रोल था बेटा? कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ यूज हो रहे हैं? ये जो आप देख रहे हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में बना रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए एज यू कैन सी कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो बेटा हमने आपको बताया था कि ग्लूकोज को बनाने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करता है?
कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर कौन, जो ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करता है बेटा, वाटर प्रोवाइड करता है। और ये वाली जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है फोटोसिंथेसिस में, ये किसने दी होती है बेटा, ये किसने दी होती है, दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। ठीक है ना। ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके थे, और ये सारी हमने सारी बातें यहाँ पर लिखी भी थी साथ साथ। और लिखने का मकसद ये था कि अच्छे से हमारा रिकॉल हो जाए। और फिर मैंने आपको ये ग्राफ भी बनाया था, ये वही ग्राफ था जो लाइट के लिए बनाया था। ग्राफ बिल्कुल सिमिलर ही फैशन में ड्रॉ किया था आपने, कि भाई जब हम कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ाते हैं इनिशियली, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट अदर फैक्टर्स प्रोसेस को क्या कर देते हैं बेटा, लिमिट कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर टेम्परेचर के फैक्टर की बात हुई थी। और क्योंकि हमने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस भी एक एंजाइम ड्रिवन प्रोसेस होता है, तो बिकॉज वी हैव लर्न कि एंजाइम्स की एक्टिविटी ऑप्टिमम रेंज में अलग होती है, बिलो ऑप्टिमम अलग होती है, बियॉन्ड ऑप्टिमम अलग होती है। तो आपके सामने हमने एक एक करके रखा कि भाई ऑप्टिमम रेंज के अंदर क्या होगा, बिलो ऑप्टिमम क्या होगा, बियॉन्ड ऑप्टिमम क्या होगा। और ये फिर आपने टेम्परेचर वाला ग्राफ देखा जो आपने एंजाइम्स के चैप्टर में भी पढ़ा हुआ था। बेटा आई एम जस्ट रिव्यूइंग एवरीथिंग इन डिटेल, ताकि मैं आज के सेशन को कनेक्टिविटी में लेकर जाऊं। एक हफ्ते में एक बार सेशन आ रहा है, तो आई जस्ट वांट कि कनेक्टिविटी अच्छी बने। उसके बाद बेटा फिर हमने यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको कराया था, जो एमसीक्यू थ्योरी दोनों में आता है कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस में कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाया बच्चों, ग्लूकोज बनाया। लेकिन फिर इस ग्लूकोज के चार मेजर यूजेज आपको बताए गए। एक, इस ग्लूकोज को आप ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, इस ग्लूकोज को सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। तीसरा, इसी ग्लूकोज को यूज करके सेलुलोज बनाते हैं, जो सेल वॉल बनाने में यूज होता है। और फिर चौथा, इस ग्लूकोज को रिजर्व करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से यूजेस पढ़े। उसके बाद हम आ गए थे आखिरी डिस्कशन जो हमने की थी, दैट वाज मिनरल रिक्वायरमेंट बाय प्लांट। अब मिनरल रिक्वायरमेंट में वी टॉक्ड अबाउट टू मेजर मिनरल्स, नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम। दोनों फर्टिलाइजर से आते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है बेटा, जाहिर है नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट हमें अमाइनो एसिड बनाने के लिए चाहिए, प्रोटीन बनाने के चाहिए। दोनों की डेफिशिएंसी से ही प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, और प्लांट जो है वो अल्टीमेटली मर जाएगा, अल्टीमेटली उसकी लाइफ एंड हो जाएगी। लेकिन ज्यादा सीवियर इफेक्ट जो है वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से आता है। यहां तक करने के बाद बेटा इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की हेडिंग बनाओ। आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है प्लांट का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। उसके बाद मैं नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी दूंगा, तो इसलिए बेटा बी विद मी। हेडिंग बनाए सारे बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। बेटा ये जो आप पढ़ने जा रहे हो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन योर एटीपी, इन योर थ्योरी एंड एमसीक्यू एग्जाम, जहां लीव का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। बेटा साथ साथ समझना, वंस फॉर ऑल समझना। ये समझ के चलो कि बस ये पहला और आखिरी मौका है जहां पर तुम अपनी जो कंफ्यूजन है उनको क्लियर कर सकते हो। जुबारिया जन्नत क्लास में मौजूद है मेरे बच्चे। एक्सटर्नल लीफ का स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में चलेंगे। ठीक है बेटा। तो अगर हम लीफ के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखें बेटा, आप सबने देखा हुआ है कि स्टैंडर्ड लीफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। तो अगर एक लीफ के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखें, एक डेवलप लीफ के, तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। थोड़ा सा आपके लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। और मेरे बच्चों अब इस लीव की बेसिक सी लेबलिंग आपके लिए करेंगे, क्योंकि ये लेबलिंग इतनी आसान है कि बाज़ जब एटीपी में आ जाती है, तो बिकॉज ये इतनी आसान थी, आपने सोचा ही नहीं था कि ये भी आपको आनी चाहिए थी, तो आप जो है इसको पूरा नहीं कर पाते। बेटा देखो, जब आप लीव की बात करते हो, एक स्ट्रक्चर ऑफ लीव की डायग्राम आपके सामने बनी हुई है बच्चे। तो अब लीव में क्या क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जो लीव की बेटा ये डंडी है, बेटा समझना, ये लीव की जो डंडी है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड पेटियोल या स्टॉक ऑफ लीफ। ये पेटियोल या स्टॉक ऑफ लीफ कहलाती है। उसके बाद बेटा मेरा बच्चा, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, जो ग्रीन पार्ट आपको नजर आ रहा है, ऑल द वे जो पूरी चौड़ाई है लीफ का, बेटा दिस इज व्हाट वी कॉल लैमिना ऑफ द लीफ। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लैमिना ऑफ लीफ। ये जो आपको लीफ का पूरा सरफेस नजर आ रहा है ना बेटा, इसे लैमिना ऑफ द लीफ कहते हैं। इसी तरह
ये जो लीफ के एजेस हैं, ये जो आपको लीफ के किनारे नजर आ रहे हैं, ये जो लीफ का किनारा आपको कॉर्नर, ये जो साइड नजर आ रही है बेटा, इसे कहते हैं ब्लेड ऑफ द लीफ, ब्लेड ऑफ द लीफ। ठीक है जी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये दरमियान में आपको एक वेन नजर आ रही है बेटा, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेन बेटा, इसे कहते हैं मिड वेन या मिड रिब, मिड वेन या मिड रिब। और ये जो आपको वेन साइड में नजर आ रही है बच्चों, इसे कहते हैं या इन्हें कहते हैं लेटरल वेन्स। दोबारा से देख लें बेटा, लीव का स्ट्रक्चर खत्म हो गया, बहुत मुश्किल था क्या? हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीव की बात कर रहे हैं बच्चों। हमने कहा लीव में ये डंडी है जिसको पेटियोल या स्टॉक कहते हैं। उसके बाद लीव का जो ये सरफेस है, इसे लैमिना ऑफ द लीव कहा जाता है बच्चों। लैमिना ऑफ द लीव, ये जो लीव के एजेस हैं या कॉर्नर्स हैं, इन्हें ब्लेड ऑफ द लीव कहा जाता है। उसके बाद ये जो सेंटर में लाइन है, इसे आप कह रहे हो मिड वेन। और उसके बाद जो इसमें से साइड में से निकल रही हैं, इन्हें आप कहते हो लेटरल वेन्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्लियर? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्लियर एवरीबॉडी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा बच्चा अब आ जाओ जल्दी से इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, लेमिना क्या होता है बेटा? लेमिना, दिस सरफेस, वो जो आप ग्रीन कलर का लीव उठाया हुआ आपने, उस लीव की जो पूरी सरफेस है ना, उसी को लेमिना कहते हैं। लेमिना, लेमिना ऑफ द लीफ, दिस इज लेमिना और लेमिना ऑफ द लीफ। ठीक है। नो बेटा, इट्स नॉट बेस तो है ही नहीं ना, लीफ तो एक पतली सी शीट है ना, लीफ तो एक पतली सी शीट है। तो ये जो उसकी सरफेस है, उसी को लेमिना कह रहे होते हैं। ठीक है बेटा। बेटा प्लीज रिकॉर्डिंग के लिए कोई ना पूछे, जिसकी रिकॉर्डिंग मिस हुई है 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। फजूल के सवाल ना करें, आपको मालूम है टाइम लगता है, कल लेक्चर हुआ है, आज रिकॉर्डिंग आ जाए, प्लीज लेक्चर मिस ना किया करें अगर इतनी परेशानी हो तो। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, अगर आप मुझे इधर उधर डेविएट करेंगे बेटा, आई वुड आस्क माय असिस्टेंट टू रिमूव यू। आई डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शन, दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई जस्ट वांट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट इन दिस लेक्चर ओनली, नथिंग एल्स। लैमिनेट, बेटा लैमिनेट नहीं लिखा बेटा मुस्तफा, लैमिना लिखा है बच्चे। लैमिना, लैमिना इज नॉट लैमिनेट बेटा। ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ क्लियर है एवरीबॉडी? डायग्राम ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर ली है साथ साथ? आर वी ऑल गुड टू गो इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ? यस और नो? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बेटा, अब आ जाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर पर। हेडिंग बनाएंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, ज्यादा डिटेल्स इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आती हैं। और अब जो डायग्राम हम आपके साथ बनाएंगे, वो आपने कई दफा देखी हुई है। फातिमा कह रही है ब्लेड बता दें, दोबारा बता देता हूं भाई, आगे बढ़ने से पहले बोला करो, मैं दोबारा बता देता हूं। इंटरनल स्ट्रक्चर से पहले बच्चे कह रहे हैं ब्लेड। बेटा ब्लेड मैंने वाजे तौर पे बताया कि जो साइड्स होती है ना लीव्स की, ये जो एजेस हैं, जो लीव के साइड्स हैं, आपके हाथ में पत्ता आपने पकड़ा हुआ है, तो उसकी जो कॉर्नर्स हैं, इन्हें ब्लेड ऑफ द लीफ कहते हैं। जैसे ब्लेड थिन सा होता है, इसी तरह इन्हें इन साइड्स को जो है वो ब्लेड कहते हैं। ये ब्लेड है, ये ब्लेड है लीफ का। और ये जो सरफेस है लीफ की, ठीक है ना, दैट इज लैमिना। लैमिना और ब्लेड में फर्क समझ में आता है सबको? लैमिना और ब्लेड में डिफरेंस समझ में आता है सबको? यस, ओके, ओके ओके गाइस, गस ठीक है, ठीक है। होल सरफेस इज लैमिना, यस। पेटियोल डंडी को कहते हैं भाई। जो बात एक बात हो जाए तो बेटा कोशिश करो समझो, पेटियोल डंडी को कहते हैं। सर ऑल दीज पार्ट्स आर प्रेजेंट इन एवरी लीफ, बेटा इस लीफ में तो ये सारे पार्ट हैं, एक स्टैंडर्ड लीफ में होते हैं, स्टैंडर्ड लीफ में सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, एक डेवलप स्टैंडर्ड लीफ में सारे पार्ट मौजूद हैं। क्लियर? चले, अब चलते हैं बेटा। जी बेटा, बैक साइड भी लैमिन है। अब आ जाओ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। बेटा इमेजिन करो कि ये मेरा हाथ, इमेजिन करो कि ये मेरा हाथ एक लीफ है। अज्यूम करो कि मेरा हाथ ये एक लीफ है, लीफ। ठीक है, ये मेरा हैंड जो है, इमेजिन करो कि एक लीफ है। ठीक है, तो अगर मैं इस लीफ को देखो, इमेजिन करो ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। तो अब इस हाथ को अगर, या इस लीफ को अगर मैं साइड से देखूं, माइक्रोस्कोप से साइड से देखूं, यानी अगर ये लीफ है, इस साइड से मैं माइक्रोस्कोप से विजुअलाइज करूं, हॉरिजॉन्टली, ऊपर से नहीं देखूं, साइड से देखूं लीफ को, जो उसकी पतली एजेस हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो उस ओरिएंटेशन में हम डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। तो मेरे बच्चे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का डायग्राम आप सबने देखा हुआ होगा, तो आए जरा जल्दी से ड्रॉ करते हैं एवरीबॉडी।
मेरे साथ ड्रॉ करें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड डायग्राम जो आप अपने सिलेबस में कई दफा बनी हुई देखते हैं, देख चुके होंगे। ठीक है जी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेटा। एटीपी वगैरह के अंदर भी इस डायग्राम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मेरे साथ इस डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए बेटा, ताकि पता भी चल जाए कि ड्रॉ कैसे होगा। बेटा हम लीव को कहां से देख रहे हैं बेटा? ऊपर से नहीं देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं बेटा? साइड से देख रहे हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई कि लीव को हम साइड से देख रहे हैं। अब बेटा जब आप लीव को साइड से देख रहे हो तो बेटा ये आपके पास लीव की ऊपर वाली सरफेस है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अपर अपर एपिडर्मिस। क्या कहते हैं बेटा? अपर एपिडर्मिस। और ये लीव की नीचे वाली सरफेस है, जिसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। Beta, we have got upper layer and we have got lower layer. We have got upper epidermis and we have got lower epidermis. Epidermis किसे कहते हैं? क्लियर? मुझे साथ साथ रिस्पॉन्स करते जाओ बेटा। एपिडर्मिस किसे कहते हैं? क्लियर? ये जो लीव की ऊपर वाली लेयर है फ्लैट सेल्स की, लीव की नीचे वाली लेयर है, इसे आप कहते हो अपर और लोअर एपिडर्मिस। इज दिस क्लियर? चलो, अब मेरा बच्चा अपर और लोअर के दरमियान, जन्नत अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान, दुआ बेटा एवरीबडी एल्स इन द क्लास, महद, अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान ये जो रीजन होता है इसे कहते हैं मीजोफिल एरिया या मीजोफिल रीजन। मीजोफिल रीजन, मीजोफिल क्या मतलब? मीजो का मतलब होता है इंटरमीडिएट, मीजो का मतलब होता है इंटरमीडिएट, और फिल कहते हैं लीव्स को, फिल कहते हैं लीव्स को। तो बेटा अपर और लोअर के दरमियान का जो एरिया है इसे क्या कहते हैं? मीजोफिल। इसे क्या कहते हैं बेटा? मीजोफिल कहते हैं, मीजोफिल रीजन कहते हैं। अब मीजोफिल रीजन में वी हैव गॉट these type of cylindrical, mesophil area में we have got these type of cylindrical cells, and along with these cylindrical cells we have got some loosely arranged। ये डायग्राम देखी देखी लग रही है बच्चों? ये डायग्राम आपने कई बार अपने स्कूल्स में देख रखी होगी। अभी बहुत बस उससे रिलेटेड जो कंसर्न वर्जन है बस वो बना रहे हैं, ज्यादा डिटेल अभी करने की हमने जरूरत भी नहीं है। जो पार्ट समझना है बस वो समझना है। क्या कहा बेटा? अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, इनके दरमियान जो एरिया है इसे क्या कहते हैं बेटा? मीजोफिल रीजन कहते हैं। और मीजोफिल रीजन में क्या नजर आ रहा है बेटा? दो टाइप के सेल आपको नजर आ रहे हैं। एक जो आप देखें क्लोजली पैक्ड हुए हैं, यस और नो, ये वाले सेल्स जो आपको क्लोजली पैक्ड नजर आ रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? बोलो। पैलिसेड मीजोफिल सेल्स। ये मैंने पहले भी पढ़ाया है, जी हाँ बिल्कुल पहले भी पढ़ाया है। कहां पढ़ाया है? पहले चैप्टर 2 के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। पैलिसेड मीजोफिल सेल्स क्या कहते हैं बेटा? पैलिसेड मीजोफिल सेल्स कहते हैं। और ये जो सेल्स दरमियान में लूजली अरेंज्ड है इन्हें क्या कहते थे बेटा? स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। क्या कहते हैं बेटा? स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। मेरा बच्चा ये क्या हो गई? जल्दी जल्दी बताते जाओ। अपर एपिडर्मिस हो गई टॉप लेयर, फिर बॉटम लेयर क्या हो गई बेटा? लोअर एपिडर्मिस हो गई। उनके दरमियान कौन सा एरिया आ गया बेटा? बोलो। उनके दरमियान कौन सा एरिया आ गया? मीजोफिल एरिया। मीजोफिल एरिया में कितने टाइप के सेल्स हैं बेटा? दो टाइप के। जो क्लोजली पैक्ड सेल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? पैलिसेड मीजोफिल सेल्स कहते हैं। और जो लूजली पैक्ड सेल्स हैं इन्हें क्या कहते हैं? स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स कहते हैं। बेटा स्पॉन्जी मीजोफिल्स के दरमियान ये जो गैप्स हैं इन गैप्स को एयर स्पेसेस कहते हैं। एयर स्पेसेस, ये जो स्पॉन्जी मीजोफिल के दरमियान आपको जगह जगह गैप्स नजर आ रहे हैं इनको एयर स्पेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एयर स्पेसेस। पैरेनकाइमा मुस्तफा इज अ बॉटनिकल टर्म, यू कैन से पैरेनकाइमा। ठीक है, ये एयर स्पेसेस कहलाती हैं। ऑल दीज आर एयर स्पेसेस। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोअर एपिडर्मिस में आ जाओ तो बेटा लोअर एपिडर्मिस में हमारे पास क्या होता है बेटा? किडनी शेप। रिमेंबर गाइस, लोअर एपिडर्मिस में आ जाएं, नॉट इन द अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस में
at regular intervals we have got these kidney shaped cells. बेटा ये किडनी शेप सेल्स क्या कहलाते हैं? माहीन, हिबा, अरीशा, क्या कहलाते हैं बेटा? These cells are called guard cells. Very good. These cells are called guard cells. और गार्ड सेल के दरमियान ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है, गार्ड सेल के दरमियान ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है, इसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा. बहुत सारे बच्चों में क्या इशू होता है कि दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन गार्ड सेल एंड स्टोमेटा. वो समझते हैं कि गार्ड सेल और स्टोमेटा सेम है. बेटा क्या गार्ड सेल और स्टोमेटा सेम है? बेटा क्या गार्ड सेल और स्टोमेटा सेम है? नो, नॉट एट ऑल. गार्ड सेल नाम है सेल का, गार्ड सेल नाम है सेल का, और स्टोमेटा किसका नाम है बेटा? ओपनिंग का. स्टोमेटा किसका नाम है? ओपनिंग का नाम है बच्चे. ठीक है ना मेरे बच्चा? ये डायग्राम समझ में आती है. फिर इस डायग्राम में एक और चीज भी आपके लिए शो कर देते हैं, और वो क्या कि बेटा ये जो अपर एपिडर्मिस होती है, वो नाराज ना हो जाए, तो अपर एपिडर्मिस के ऊपर इस तरह से एक डिसकंटिन्यूअस वैक्सी लेयर होती है. अपर एपिडर्मिस के ऊपर इस तरह से एक वैक्सी लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? क्यूटिकल. तो इतना स्ट्रक्चर ऑफ लीव हर बच्चे को पता होना चाहिए. और भी डिटेल है बट अभी आपके लिए वो काफी यानी जरूरी नहीं है मेरे बच्चे. दिस स्ट्रक्चर ऑफ लीव मस्ट बी अंडरस्टूड और मस्ट बी क्या कहते हैं लेबल्ड बाय एवरी स्टूडेंट इन द क्लास. हर बच्चे को ये स्ट्रक्चर लेबल करना आना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? हर बच्चे को ये स्ट्रक्चर पहचानना, लेबल करना. बेटा फंक्शन बताता हूं, सबके फंक्शन बताऊंगा, सबर कर लो. सबके फंक्शन बताऊंगा, पहले सबर करो. पहले आइडेंटिफिकेशन को लेकर मुझे थम्स अप चाहिए. आइडेंटिफिकेशन को लेकर क्लैरिटी आना चाहिए. अपर एपिडर्मिस बेटा, लोअर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल, वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल. एंड अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मीजोफिल रीजन कहते हैं. उसमें कितने टाइप के सेल्स हैं बेटा? दो टाइप के. कौन से? जो क्लोजली पैक्ड हैं उन्हें क्या कहते हैं? पैलिसेड सेल्स. जो लूजली पैक्ड हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? स्पॉन्जी सेल्स. स्पॉन्जी सेल्स के दरमियान जो गैप्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? एयर स्पेसेस. और उसके बाद जो लोअर एपिडर्मिस है उस पे जो किडनी शेप सेल्स हैं इन्हें क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स. और गार्ड सेल्स के दरमियान जो ओपनिंग होती है उन्हें क्या कहते हैं बेटा? स्टोमेटा कहते हैं. तो लेबलिंग को लेकर एवरीबडी इन द क्लास एब्सोल्युटली क्लियर? यस और नो? इज एवरीबडी क्लियर अबाउट द लेबलिंग थिंग बेटा? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ बेटा हमें इनके बारे में अथर अमजद कुछ पूछना चाह रहे हैं. एक मिनट अथर वेट करो. यस अथर बोलो. यस अथर बोले. अथर यू वांट टू से समथिंग? प्लीज स्पीक अप. यस अथर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी बेटा. सर ये थोड़ा समझ नहीं है, प्लीज आप रिपीट कर देंगे एक बार? क्या चीज? सर ये जो एयर स्पेस की बात है ना, और जो आपने वो मीजोफिल का रीजन एक बार नहीं बताया था, मैंने वो पहले सुना नहीं सही से. मेरे बच्चे क्यों नहीं सुना? देखो मैंने बताया मीजो कहते हैं दरमियान को. अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान का जो ये पूरा एरिया है इसे हम मीजोफिल एरिया या मीजोफिल रीजन कहते हैं. अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान का जो ये पूरा एरिया मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसे हम मीजोफिल रीजन या मीजोफिल एरिया कहते हैं. ठीक है. और दूसरा कि ये जो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स है कौन से हैं? लूजली अरेंज सेल्स को स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स कह रहे हैं, है ना? तो इनके दरमियान जो गैप्स हैं इन्हीं गैप्स को आप क्या कहते हैं? एयर स्पेसेस कहते हैं. मतलब एवरीथिंग इज वेरी क्लियर एंड लेबल्ड बेटा कि ये जो गैप्स हैं जैसे यहां पर है, यहां पर है, ये सारी एयर स्पेसेस कहलाते हैं. इज दिस क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है मेरा बच्चा. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा, और अगर नोट कर लिया है, किसी के ऊपर नीचे इंटरनेट का मसला हो गया था, तो यू कैन टेक राइट नाउ द स्क्रीनशॉट ताकि मैं आगे चलूं बेटा. और मुझे अब इनके बारे में आपको फंक्शंस बताने, इनके वन वन लाइनर आपको बताने मुझे. ठीक है. तो ये वन वन लाइनर जो है ना वो आपके एटीपी में और आपके थ्योरी में लिखने के लिए आ जाते हैं, और बच्चा खामा खामे परेशान हो रहा होता है, बोल रहा होता है ये तो याद ही नहीं किया. भाई याद क्या, अभी साथ साथ डिस्कस कर लो और साथ साथ लिख लो.
मैंने कहा ना प्लांट बायोलॉजी जो है वंस फॉर ऑल एक बार में ही खत्म करनी है बेटा, हर चीज का पर्पस है ना। अभी बताता हूँ थोड़ा थोड़ा। ज्यादा चीजों की डिटेल जब जहां आएगी वहां बताऊंगा, जहां पर जितनी डिटेल है उतनी ही डिटेल आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने प्लांट को कंप्लीट करना है, इतना डिटेल में नहीं चले जाना कि जनाब आली हम गुम हो जाए। ठीक है, आगे चले बेटा। बेटा आप एक एक करके डिस्कशन करते हैं आपसे फंक्शन की, उम्मीद करते हैं कि आप साथ साथ नोट भी करते जाएंगे। बेटा सबसे पहले हमारे पास आ गया क्यूटिकल। क्यूटिकल आ गया, सबसे पहले क्या आ गया बेटा? क्यूटिकल। बेटा क्यूटिकल क्या था बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या था क्यूटिकल? इट वाज द वैक्सी लेयर, जो कहां थी बेटा? अपर एपिडर्मिस पे थी कि लोअर एपिडर्मिस पे थी बेटा, जल्दी से बताइए। अपर पे थी। अब देखो क्यूटिकल क्या करती है बेटा, ये एक वैक्सी लेयर है जो वैक्स से बनी होती है, उस वैक्स का नाम होता है क्यूटिन। वैक्स का नाम क्या होता है? क्यूटिन। मैं लिखवाऊंगा अभी। इट इज मेड अप ऑफ वैक्सी लेयर, और वैक्स का नाम होता है क्यूटिन। और इस क्यूटिकल के ना दो काम होते हैं। कितने काम होते हैं? दो काम। पहला, मेरा बच्चा आप जानते हो ये वैक्सी लेयर है, तो ये क्या करती है बेटा? इंसुलेशन करती है। क्या करती है? इंसुलेशन। क्या मतलब इंसुलेशन का? कि बाहर की हीट को और अंदर की हीट को बाहर इंसुलेट करती है। वैक्सी लेयर है ना बेटा, चिकनाई की लेयर है, तो दिस वैक्सी लेयर का फर्स्ट पर्पस क्या है? कि ये इंसुलेशन में हेल्प करती है, यानी हीट का इफेक्ट जो बाहर से अंदर पड़ रहा है उसे मिनिमाइज करती है, नंबर वन। नंबर टू, मेरा बच्चा आप जानते हैं कि पानी वाटर के पानी जो होता है वो वैक्स के थ्रू पास नहीं हो सकता, यस और नो? पानी वैक्स के थ्रू पास नहीं हो सकता। तो बेटा प्लांट में अगर मान लो कि क्यूटिकल ना हो तो पानी बहुत ज्यादा एक्सेसिव लॉस हो सकता है, लेकिन वैक्सी क्यूटिकल की वजह से इट प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। इट प्रिवेंट व्हाट? एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। क्योंकि पानी वैक्स के थ्रू पास नहीं होता, तो इट प्रिवेंट्स एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। इसीलिए जो प्लांट्स डेजर्टेड एरिया में रहते हैं, वो प्लांट्स जो डेजर्टेड एरिया में बहुत गर्मी में रहते हैं, उनके ऊपर क्यूटिकल थिक होगी कि थिन होगी? व्हाट डू यू थिंक? क्यूटिकल उनके ऊपर बहुत थिक होगी या थिन होगी? ऑब्वियसली थिक होगी। क्यों? क्योंकि जो बहुत ज्यादा गर्मी में रहते हैं मेरे बच्चों, जब बहुत ज्यादा गर्मी में रह रहे हैं तो उनको इंसुलेट भी करना है ताकि बाहर की गर्मी का इफेक्ट कम से कम पड़े, यस। और उनको वाटर लॉस को भी क्या करना है? प्रिवेंट करना है। तो उनके अंदर क्यूटिकल का थिक होना, डज दिस मेक सेंस टू एवरीबडी, यस और नो? चलें क्यूटिकल के बारे में जल्दी से पॉइंट लिख देते हैं, साथ साथ समझाता जाऊंगा, साथ साथ लिखता जाऊंगा। मेड अप ऑफ वैक्स कॉल्ड क्यूटिन, present on upper epidermis, helps in preventing excessive वाटर लॉस। बेटा साथ साथ याद करना है बेटा, वाटर लॉस। ये सॉलिड मार्क्स हैं जो जेनेरिक इंफॉर्मेशन की वजह से कट जाते हैं। ऑल्सो हेल्प इन इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर। बेटा इज एवरीबडी क्लियर अबाउट दीज 4 पॉइंट? मुस्तफा, उमैमा, बीनेश। बेटा जो मैं लिख रहा हूं बीनेश, दैट इज द ओनली रोल यू आर सपोज टू नो बच्चे, लाइट के लिए कोई रोल नहीं होता। ठीक है मेरे बच्चे, चार बातें लिखी हैं, चार बातें सबको समझ में आ गई हैं। प्लीज इस बात को समझें कि प्लांट बायोलॉजी इज अ वेरी डायरेक्शनल कंटेंट। ठीक है, जो कंटेंट आपको समझा रहा हूं वो आपको क्लियर होता है तो बेहतरीन है, यही अलामत है कि आप इंशाल्लाह एग्जाम में छक्के छुक्के मार लेंगे। ठीक है, तो मेड अप ऑफ वैक्स कॉल्ड क्यूटिन, अपर एपिडर्मिस पे होती है, एक्सेसिव वाटर लॉस को और इंसुलेट करती है, बाहर की हीट के इफेक्ट को अंदर पड़ने से रोकती है। बेटा वो ये हीट में यूवी भी आ जाएगा मुस्तफा खुर्रम, यूवी भी आ जाएगा। ठीक है, क्यूटिकल डन। अब आ जाए बेटा एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। भाई एपिडर्मिस क्या करती है? व्हाट डू यू थिंक? एपिडर्मिस का क्या रोल होता है?
तो बेटा अगर आप गौर से सोचें, कॉमन सेंस से सोचें, तो आपको समझ में आएगा मेरे बच्चे कि एपिडर्मिस ही तो है जो लीफ की सरफेस बनाती है। यस और नो? लीफ की सरफेस किससे बनी हुई है? एपिडर्मिस से बनी हुई है ना? यस और नो? लीफ की सरफेस किससे बनी हुई है बेटा? एपिडर्मिस से बनी हुई है। और मेरे बच्चे आप देख रहे हो कि एपिडर्मिस लेयर है, लेकिन ये देखो ये लेयर है फ्लैट सेल्स की। इफ यू लुक एट द शेप ऑफ द सेल, ये सेल्स कैसे हैं? फ्लैट शेप के हैं। कैन यू सी द डायग्राम कि लीफ के जो शेप है वो कैसा है बेटा? फ्लैट शेप है। तो मेरा बच्चा, ये एपिडर्मिस का क्या काम है? नंबर वन, एपिडर्मिस लीफ का सरफेस बना रही है। और नंबर टू, ये फ्लैट क्यों है? ये फ्लैट इसलिए ताकि लाइट इसमें से आसानी से पास हो जाए। अगर इमेजिन करो कि ये ऐसे सेल्स होते तो लाइट को इसमें से पास होना क्या होता? डिफिकल्ट होता। बिकॉज वी नो कि प्लांट को, लीफ को लाइट चाहिए होती है, सेल्स को लाइट चाहिए होती है। तो ये सरफेस या ये सेल्स जो है बेटा फ्लैट शेप के होते हैं। फ्लैट शेप के होने के फायदा क्या होगा बेटा? कि लाइट इनमें से आसानी से पेनिट्रेट हो जाएगी। यस और नो? लाइट इनमें से आसानी से क्या हो जाएगी बेटा? पेनिट्रेट हो जाएगी। तो बस मुख्तसर सी बात करेंगे, लिखेंगे एपिडर्मिस। चले जी। जी हाँ, दे आर ट्रांसपेरेंट बेटा। तो हमने क्या लिखा? लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स मेक अप द सरफेस ऑफ लीफ। अपर एपिडर्मिस allow light to easily pass through it without letting heat to pass through। अपर एपिडर्मिस क्या करती है बेटा? लाइट को अलाउ करती है कि वो आसानी से पास हो जाए, और हीट को, बोलो बेटा, रोकती है। क्योंकि जितना हीट लीफ के अंदर जाएगा वो लीफ को क्या करेगा? डैमेज करेगा। एंजाइम्स को क्या करेगा? डैमेज करेगा। तो एपिडर्मिस, जो अपर एपिडर्मिस है, वो लाइट को अलाउ करती है टू इजीली पास थ्रू, और हीट को प्रिवेंट करती है टू पास थ्रू, ताकि अंदर हीट का इफेक्ट कम से कम हो। जबकि लोअर एपिडर्मिस में क्या था बेटा? रिमेंबर, लोअर एपिडर्मिस में कुछ गार्ड सेल होते थे क्या नहीं होते थे? लोअर एपिडर्मिस, बोलो भाई, कंटेन गार्ड सेल्स एंड एन ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। और स्टोमेटा से क्या होता है? विच अलाउ, स्टोमेटा से क्या होता है बेटा? विच अलाउ, क्या होता है स्टोमेटा से बेटा? अलाउ मूवमेंट ऑफ गैसेस। जो भी गैसेस प्लांट के अंदर या बाहर जाती हैं, वो किसके थ्रू जाती हैं बेटा? बोलो। जो भी प्लांट के अंदर और बाहर गैसेस जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, या वाटर वेपर्स हैं, ये सारे किसके थ्रू जाते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा कहाँ मौजूद होते हैं? क्या ये लोअर एपिडर्मिस में नहीं होते? एवरीबॉडी, क्या ये लोअर एपिडर्मिस में नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो बेटा पॉइंट जो लिखता जा रहा हूं, क्या हर बच्चा उन पॉइंट्स को समझ पा रहा है कि भाई एपिडर्मिस क्या है? लेयर ऑफ फ्लैट सेल होती है, यस, जो लीव का सरफेस बनाती है। अपर एपिडर्मिस लाइट को अलाउ करती है टू पास थ्रू, एंड लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं जिससे गैसेस की मूवमेंट होती है। इज एवरीबडी क्लियर इन दीज 3 पॉइंट्स? यस और नो? इज एवरीबडी क्लियर इन दीज पॉइंट्स? यस और नो? ओके, गुड हो गया, गुड हो गया मेरा बच्चा। अब जरा वापस चलें ऊपर डायग्राम में। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, जो कि लीफ की डायग्राम में भी आपको नजर आएगा, पैलिसेड सेल। पैलिसेड सेल का डिस्कशन हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं। मैं दोबारा से याद दिला देता हूं बेटा, यही वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर भरपूर क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है? क्या होता है लार्ज क्वांटिटी में? क्लोरोप्लास्ट होता है।
सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमने पढ़ा था कि लीफ में क्लोरोप्लास्ट कहां होता है? एक तो पेलिसेड सेल्स में होता है, दूसरा स्पॉन्जी सेल्स में होता है, और तीसरा कहां होता है बेटा? गार्ड सेल में। हमने ये बात चैप्टर 2 पढ़ाते हुए भी आपको बताई थी कि लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं, ये 3 जगह पर होते हैं। कहां कहां पर? पेलिसेड सेल पर बेटा, है भाई, स्पॉन्जी सेल्स पर और गार्ड सेल पर। तो मेरा बच्चा, अगर पेलिसेड सेल की बात आपसे करें, चूंकि पहले डिटेल में कर चुके हैं, तो अभी बस मुख्तसर सी बात करेंगे कि पेलिसेड सेल्स क्या हो, कौन से सेल्स को कहते हैं बेटा? जो एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे मौजूद है, यस और नो? और मेरा बच्चा, क्लोजली पैक्ड है या लूजली पैक्ड है? अपर एपिडर्मिस, अथर क्या नजर आ रहा है? क्लोजली पैक्ड है कि लूजली पैक्ड है? क्लोजली पैक्ड है। और क्या क्लोरोप्लास्ट इनमें मौजूद है या नहीं है? बिल्कुल है। क्या बहुत ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा है। और जब बहुत ज्यादा है तो बताइए, ये फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा डेवलप्ड होंगे, यस और नो? सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किन सेल्स में होगी बेटा? जन्नत, खदीजा, इन्हीं सेल्स में होगी। दोबारा डायग्राम को देखें, डायग्राम को देखकर कर रहे हैं कि बेटा आपको नजर आ रहा है कि ये सेल्स कहां मौजूद हैं? अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे मौजूद है। और क्लोजली पैक्ड है कि लूजली पैक्ड है? सर क्लोजली पैक्ड है। सर ये बताएं कि भाई इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है या नहीं होता? सर जी होता नहीं, भरपूर होता है, यस। और मेरे बच्चे, जिसकी वजह से यही वो प्राइमरी सेल्स हैं जो प्लांट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है जी। तो बेटा इसी को लिखते हैं जल्दी से, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। बच्चों वाली बातें बस साथ साथ पढ़ते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ। एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते रायहान, किसी खास प्लांट की बात हो रही हो तो बात अलग है, नॉर्मली नहीं होते। अच्छा जी, लिखते हैं बेटा, दीज आर सेल्स प्रेजेंट जस्ट बीनीथ दी। हाँ भाई, कौन सी एपिडर्मिस के नीचे है ये? अपर या लोअर? अपर या लोअर बेटा? तो दीज आर सेल्स प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द अपर एपिडर्मिस, यस। दे आर लूजली पैक्ड और क्लोजली पैक्ड सेल्स? दे आर क्लोजली पैक्ड सेल्स, वेरी गुड। डू दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट? बोलो बेटा। आप कहते हैं दे कंटेन द मोस्ट, बोलो भाई, abundant नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट इन्हीं के अंदर होते थे, याद करो। डायग्राम से याद दिलाता हूं, मैंने इनकी डायग्राम आपको बनाकर चैप्टर 2 में दिखाई थी कि मेरे बच्चे, अगर ये एक पेलिसेड सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो बेटा इनके पास भरपूर क्वांटिटी में क्या होते हैं? याद कीजिए, याद आ रहे हैं? इनके पास अबंडेंट क्वांटिटी में, चैप्टर्स बेटा चैप्टर 2 याद करो, अबंडेंट क्वांटिटी में क्लोरोप्लास्ट हुआ करते थे। और क्योंकि इनके पास भरपूर क्वांटिटी में क्लोरोप्लास्ट है, तो बेटा क्या ये प्राइमरीली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे बेटा? बोलो। प्राइमरीली दीज आर द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीबडी। जुबारिया जवाब दो बेटा, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? फोटोसिंथेसिस के लिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो दीज एज they contain most abundant amounts of chloroplast, therefore they are primarily responsible for the photosynthesis। बेटा ये जो फोटोसिंथेसिस करेंगे अपने लिए करेंगे, पूरे प्लांट के लिए करेंगे? फोटोसिंथेसिस, बोलो भाई, ये अपने लिए करेंगे, पूरे प्लांट के लिए करेंगे? टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर दी होल प्लांट।
बेटा मुझे बताओ, पहली सेट सेल से रिलेटेड पॉइंट्स एब्सोल्युटली क्लियर है, यस और नो? फिर से देखो बेटा क्या लिखा हमने, पहली देख कर लिख रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सर आपको नया पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा डायग्राम में दिख रहा था कि ये सेल्स कहां मौजूद थे, जस्ट बीनीथ द अपर एपिडर्मिस, यस। और फिर मेरे बच्चे क्लोजली पैक थे कि लूजली पैक थे, तो सबने का देखा लूजली पैक, क्लोजली पैक थे। फिर आपने देखा भाई क्या इनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो चैप्टर 2 में पढ़कर आए थे कि दे कंटेन द मोस्ट abundant quantity of chloroplast। और जब क्लोरोप्लास्ट भर भर गए तो क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे पूरे प्लांट के लिए, यस और नो? अब किसकी बारी आ गई बेटा, पहली सेट सेल के बाद किसकी बारी आ गई, बेटा इन सेल्स की बारी आ गई। अब जल्दी जल्दी डायग्राम में फीचर देखो। बेटा ये जो सेल्स हैं क्या कहलाते हैं, स्पॉन्जी सेल कहलाते हैं। बेटा ये लूजली अरेंज है कि टाइटली अरेंज है, लूजली अरेंज है कि टाइटली अरेंज है, लूजली है। क्या इनके दरमियान बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस हैं, यस और नो? क्या इनके दरमियान बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस हैं, यस। ओके, क्या इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बेटा बोलो? बिल्कुल होते हैं। लेकिन क्या उनका नंबर पहली सेट सेल जितना होता है, क्या क्लोरोप्लास्ट का नंबर पेलिसेड सेल जितना होता है, नहीं। नहीं, वेरी गुड बेटा। बेटा इन सेल्स का असल रोल क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में आएगा, अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बताऊंगा, जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ेंगे वहां आएगा। बेटा ये सेल्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपायरेशन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन सेल्स का मेजर ड्यूटी होता है ट्रांसपायरेशन। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन बेटा, अब नॉट ट्रांसपोर्टेशन नहीं खदीजा, ट्रांसपायरेशन। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, इसका पूरा मैकेनिज्म आएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। क्या कहा मैंने कि बेटा ये सेल्स जो हैं, कौन से सेल्स बेटा, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। बच्चे जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं ये लूजली अरेंज्ड हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन इनकी सराउंडिंग में क्या होती है, लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं। और इनका असल काम जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं है बच्चों, इनका असल काम है कौन से प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, बोलो? ट्रांसपायरेशन में। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, कि जब आप वाटर को लूज करते हो इन फॉर्म ऑफ वेपर, इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और आप जानते हैं बचपन में जनरल साइंस में पढ़ा होगा, और ट्रांसपोर्ट में मैं भी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि प्लांट ट्रांसपिरेशन क्यों करता है बेटा। प्लांट ट्रांसपिरेशन इसलिए करता है ताकि वो अपने आप को कूल डाउन कर सके, जो एक्सेस वाटर है उससे छुटकारा हासिल कर सके। और फोटोसिंथेसिस तो बिनिश कर पाएंगे ना बेटा, दैट इज ऑब्वियस ना बच्चे, जो ऑब्वियस बातें हैं वो तो ऑब्वियस ही हैं, फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ही बिकॉज क्लोरोप्लास्ट है। क्या ये बातें डायग्राम में विजिबल है सबको, डायग्राम से क्लियर है बेटा, यस और नो? चलें लिखते हैं बच्चों, लिखते हैं बेटा, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। फोकस कीजिएगा, दीज आर लूजली अरेंज सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली, भाई कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट तो नहीं है ना, रैंडमली इन मीजोफिल एरिया, क्या ख्याल है भाई, लूजली अरेंज सेल है। और क्या है मेरे बच्चों, बेटा जिसका नोट्स में रह गया, मुझे एक बात बताओ, मैं आपके साथ लिख रहा होता हूँ बेटा, आप लिख क्यों नहीं पाते हो, मुझे समझाओ जरा। और दूसरी चीज, अगर रह गया है तो बेटा अब जो मैं लिख रहा हूँ वो तो लिखो, अभी उसके चक्कर में पीछे भी छूट जाएगा। फिर जब क्लास के एंड पर मुझे बता देना, तो मैं फिर आपको जो है वो ऊपर नीचे से वो लिखवा दूंगा। बट अभी तो बेटा मेरे साथ रहो, मुझे समझाओ। मुझे ज्यादा जो टेंशन है ना, मेरा बच्चा तुम्हें याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई वॉन्ट एवरीबडी टू लर्न एवरी ऑफ दिस शिट इन द क्लास। साले बैठ के बाद में जाके चवले नहीं मारते रहना तुम लोग। ये याद हो रहा है नहीं हो रहा है,
प्लांट को खत्म करो, प्लांट एग्जामिनर का फेवरेट है, वो अपनी बीवी को भूल सकता है एग्जामिनर, प्लांट के टॉपिक्स को नहीं भूलेगा। प्लांट का टॉपिक आपको घुसा हुआ होना चाहिए दिमाग, दिल, जिगर, फेफड़े, गुर्दे सब में। ओके, दीज आर लूजली अरेंज सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली, थे ना, यस और नो? अरे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन थी, यस। ओके, दे आर, they contain small quantities of क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे? सो दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दीज सेल्स आर, हाँ भाई, सराउंडिंग में क्या होती है इनके, क्या होती है सराउंडिंग में? दे आर सराउंडेड बाय लार्ज एयर स्पेसेस, वेरी गुड। और मैंने क्या रोल बताया बेटा, इन सेल्स का मेजर रोल क्या है बेटा? दीज सेल्स आर, बोलो भाई, मेजरली रिस्पॉन्सिबल, गर्ल्स एंड बॉयज, बॉयज तो बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सिवाय मुस्तफा के कोई बॉय पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है? लड़कों कहां चले गए हो सारे के सारे? लड़कों, लड़कों अटेंडेंस लगाओ। अच्छा, आसान कर रहा है जी। सो दीज सेल्स आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए बेटा? फॉर द प्रोसेस ऑफ, फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, बाय विच प्लांट गेट रेड ऑफ, लिखवा भी देता हूं, बाय विच प्लांट गेट रेड ऑफ excess water and generates कूलिंग इफेक्ट। ये हमने किसके रेफरेंस में लिखा है बेटा? ट्रांसपायरेशन के, कि ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट जो है वो एक्सेस वाटर को, एक्सेस वाटर को लूज करता है और अपने लिए ठंड पैदा करता है, कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है, जो उसे टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। बेटा मुझे बताएं, स्पॉन्जी सेल्स के पॉइंट क्लियर, यस और नो? लूजली अरेंज है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लोरोफिल कंटेन करेंगे, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करेंगे, इवेंचुअली फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और इनके सराउंडिंग में बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस होती हैं, और इनका मेजर रोल ट्रांसपिरेशन में होता है। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस, यस और नो? आयशा, डू वी हैव आयशा, शिजा क्लियर? मुस्तफा, मनीहा, दिव्या भारती, डू वी हैव दिव्या भारती इन द क्लास? ओके, गुड 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 गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो बेहतरीन हो गया मेरे बच्चे। स्पॉन्जी मीजोफिल सेल क्लियर हो गया। अब बेटा लीफ के डायग्राम में वापस चलें तो आपको क्या नजर आएगा? अब स्पॉन्जी मीजोफिल के बाद क्या आ गया बेटा, क्या रह गया हमारा? गार्ड सेल एंड स्टोमेटा, गार्ड सेल एंड स्टोमेटा, जल्दी से हेडिंग बनाएं, गार्ड सेल एंड स्टोमेटा, जल्दी से हेडिंग बनाएं, गार्ड सेल एंड स्टोमेटा। लिखें, गार्ड सेल्स आर, लिखते हुए समझिएगा बेटा, आर पेयर ऑफ किडनी और बीन शेप, यस और नो? सेल्स, गार्ड सेल्स क्या होते हैं बेटा? बीन शेप या किडनी शेप सेल्स होते हैं। कहां मौजूद होते हैं भाई? अपर एपिडर्मिस में कि लोअर एपिडर्मिस में बेटा? अपर पे कि लोअर पे? लोअर पे। गार्ड सेल्स आर पेयर ऑफ किडनी और बीन शेप सेल्स प्रेजेंट ओनली ऑन लोअर एपिडर्मिस। क्या गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा? याद करो, क्या गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है? यस। दे ऑल्सो कंटेन
ये सारी बातें कहां पढ़ी थी हमने? चैप्टर 2 में पढ़ी थी ना। दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट and can perform photosynthesis. रयान, जो आप लिख रहे हो बेटा, इसका रेलेवेंस ओ लेवल्स में नहीं है सिलेबस में। अगर आपने इंटरनेट पे वैसे ही पढ़ा है तो ठीक है, लेकिन रेलेवेंस आपके सिलेबस में बस ट्रांसपिरेशन की है। और जो आप बोल रहे हो दैट इज अ कंडीशनल सिचुएशन, जो कि हर प्लांट में नहीं आती, बल्कि स्पेसिफिक जो जीरोफाइट्स होते हैं उनमें आती है। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे, दीज सेल्स आर गार्डिंग। हाँ भाई, कौन सी ओपनिंग को गार्ड कर रहे हैं बेटा ये? दीज सेल्स आर गार्डिंग एन ओपनिंग कॉल्ड, जी ओपनिंग को क्या कहते हैं बेटो बच्चे? कॉल्ड स्टोमेटा। वेरी गुड, कॉल्ड स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का क्या रोल है बेटा? स्टोमेटा एक दरवाजा है, तो इस दरवाजे का क्या रोल है बेटा? प्लांट में जितनी भी गैसेस हैं, क्या क्या गैसेस हैं? तीन मेजर गैसेस हैं। नंबर वन, ऑक्सीजन। नंबर टू, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड नंबर थ्री, वाटर वेपर। वाटर वेपर भी तो गैस होगा ना, यस और नो? वाटर वेपर क्या, कौन सी स्टेट है? गैशियस स्टेट है ना बेटा, यस और नो? तो मेरे बच्चों, मेरे नोने हालो, हम ये कह सकते हैं ना, अगर आपके कॉमन सेंस जिंदा है, कि स्टोमेटा is responsible for the gaseous exchange in leaves। गैशियस एक्सचेंज यानी गैस का अंदर आना और गैस का बाहर जाना इसी के थ्रू होगा। इसी तरह वाटर वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन, है भाई, ट्रांसपिरेशन में क्या कहा था? वाटर को लूज करना है। वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन ऑल्सो मूव्स आउट थ्रू स्टोमेटा। डज दिस मेक सेंस गाइस एंड गर्ल्स? वाटर वेपर्स भी स्टोमेटा के थ्रू निकलते हैं। और गार्ड सेल का काम क्या है बेटा? गार्ड सेल का काम क्या है? गार्ड सेल्स स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। देखो, स्टोमेटा का काम क्या है बॉयज एंड गर्ल्स? स्टोमेटा क्या कर रहा है? गैशियस एक्सचेंज अलाउ कर रहा है। स्टोमेटा क्या कर रहा है? वाटर की मूवमेंट को अलाउ कर रहा है। और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है? गार्ड सेल्स कर रहे हैं, यस और नो? स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा? गार्ड सेल कर रहे हैं, यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? एब्सोल्युटली यस। Guard cells control the opening and closing of stomata। और उसके बाद एमसीक्यू में अक्सर पूछ लेते हैं, तो लिख लीजिएगा कि जब गार्ड सेल, स्टोमेटा कब खुला होता है? जब गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं। जब गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं, टर्जिड का मतलब गार्ड सेल्स स्वेल अप हुए हुए होते हैं। जब गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं तो स्टोमेटा क्या होता है बेटा? ओपन होता है। और जब गार्ड सेल्स जो हैं वो फ्लैसिड हुए हुए होते हैं, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। दोबारा समझिएगा बेटा, गार्ड सेल्स कंट्रोल दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एवरीबॉडी, गार्ड सेल्स बोलो, कंट्रोल्स दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो हमने क्या लिखा कि गार्ड सेल्स जब स्वेल अप हुए हुए होते हैं, जब गार्ड सेल्स टर्जिड हुए हुए होते हैं, तो उनके दरमियान जो ओपनिंग होती है वो खुल जाती है। ठीक है। और जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड हुए हुए होते हैं, मुरझाए हुए होते हैं, तो बेटा गार्ड सेल्स के दरमियान ये ओपनिंग क्लोज हो जाती है। जब श्रिंक करते हैं तो ओपनिंग बंद कर देते हैं। जब स्वेल अप करते हैं तो ओपनिंग खुल जाती है। तो गार्ड सेल जब टर्जिड होते हैं तो स्टोमेटा ओपन होता है बेटा, और गार्ड सेल जब फ्लैसिड होते हैं तो स्टोमेटा, बोलो भाई, बंद हो जाता है। इज दिस क्लियर बच्चों, यस और नो?
एवरीबडी क्लियर, यस और नो बेटा? जवाब देते जाओ, जवाब देते जाओ बॉयज एंड गर्ल्स। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा गार्ड सेल एंड स्टोमेटा के पूरे पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, क्लियर? डजंट सेल्स एक्सपैंड व्हेन टर्जिड? जी बेटा, स्वेल अप का मतलब नसीर क्या कर रहे हो, स्वेल अप करेगा तो एक्सपैंड ही होगा ना बेटा। तो एक्सपैंड इज नॉट अ वर्ड विच वी यूज, टर्जिड इज द वर्ड विच वी यूज। आप उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से एक्सपैंड कह लो, ठीक है? व्हेन टर्जिड दे स्वेल द स्टोमेटा ओपन, व्हेन फ्लैसिड श्रिंक्स स्टोमेटा। यार अरीशा यही बोल रहा है, यही तो लिखा है बेटा। सर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर थ्रू स्टोमेटा, यस बेटा, गैसेस सारी स्टोमेटा के थ्रू ही आना जाना करती हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब स्टोमेटा के थ्रू मूव करती हैं। सर अगर टर्जिड होगा तो ओपन कैसे होगा? अरे यार देखो, गार्ड सेल्स जो होते हैं वो इस तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है ना? तो इनका जो सेंटर होता है ना बेटा, ये थिक होता है, सेंटर जो है ना लेस प्लास्टिक होता है। तो जब ये टर्जिड होते हैं, स्वेल अप करते हैं, तो इनमें खिंचाव पैदा होता है इस डायरेक्शन में। तो ये ओपनिंग को क्या कर देते हैं, वाइडर कर देते हैं। आप सोचो कि अगर मैं, मेरे पास इस तरह का एक सेल है जी, और अब मैं इन पर प्रेशर लगाकर इनको स्ट्रेच करूंगा तो ये ओपनिंग बड़ी हो जाएगी ना, ये ओपनिंग वाइडर हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी। जब मैं इस गार्ड सेल्स को स्वेल अप करूंगा, टर्गर प्रेशर लगा के, टर्जिडिटी लगा के, तो इवेंचुअली ये जो ओपनिंग है सेंटर में वो बड़ी हो जाएगी, ओपन हो जाएगा। और अगर मैं गार्ड सेल को श्रिंक कर दूंगा तो इवेंचुअली ये ओपनिंग भी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। दैट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट ऑल। इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह। अब पहले मुझे वो लोग बता दें जिन्होंने कोई पॉइंट मिस किया है, कौन सी जगह पे पॉइंट मिस किया है, मुझे चैट में लिखो ताकि मैं वो स्लाइड जल्दी से दिखा दूं, बिकॉज आई नीड टू मूव आगे, आई नीड टू मूव फॉरवर्ड। बिफोर आई डू दैट, स्पॉन्जी मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल ये रहा बेटा, स्पॉन्जी मीजोफिल ये रहा। जल्दी जल्दी जल्दी। इज देयर ए स्पेसिफिक टाइम? बेटा दिन में खुले होते हैं, रात में बंद होते हैं। दिन में जब लाइट होती है तो रात खुले होते हैं। नहीं बेटा, क्लास अभी एंड नहीं हुई, क्लास कहां से भी एंड हो गई? दिन में खुले होते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। एक्सटर्नल के फंक्शन नहीं है, बस एटीपी में स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर बता दिया बेटा। एक्सटेंशन एक्सटर्नल के फंक्शन नहीं है, एटीपी में स्ट्रक्चर आता है, बस वही जानना था बेटा। ताहिरा, ताहिरा कुछ पूछना चाह रही हो? जी ताहिरा बोलो। सर जी जी बोले। वो पहले साइड सेल वाले दिखा दें। घेरा देख लीजिए। जी बेटा मुस्तफा खुरम, दैट इज ट्रू। आमना अरशद कह रही है ह्यूमन न्यूट्रिशन कब आएगा? बेटा वो ह्यूमन बायोलॉजी में आएगा जो आप अपनी रेगुलर क्लासेस में पढ़ रहे हो। एक्सटर्नल लीव की स्लाइड भी दिखा दें। अच्छा जी, जल्दी से देख लें। ये एक्सटर्नल लीव की स्लाइड आ रही है। अबे तुम लोग तो अब फैलते ही जा रहे हो, पहला पॉइंट दिखाएं, दूसरा पॉइंट देख, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? क्लास जो है वो, ये आ गई एक्सटर्नल लीव की स्लाइड। उसके बाद कौन कह रहा है गार्ड सेल का पहला पॉइंट दिखा दें? भाई को रट्टा लगाओगे क्या यार, ऊपर से नीचे डायग्राम दिखा दिखा के लिखे सारे पॉइंट्स। चले जी। मेरा बच्चा मेरा नूनहाल, यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का चैप्टर यहां पर हो जाता है बेटा कंप्लीट। अब मेरा बच्चा मेरा नूनहाल, आपने इसको कंटिन्यू करना है विद द नेक्स्ट टॉपिक जो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग बनाइए, जो चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल साबित होगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लीज मेक द हेडिंग कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बाद अब हेडिंग बना लीजिए कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। बेटा ये चैप्टर एक बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सही माने में कहूं तो इस चैप्टर से एक ही सवाल है जो बार बार आता है और कुछ डेफिनेशंस। एक ही सवाल है जो बार बार आता है और कुछ डेफिनेशंस भी आती हैं। तो मेरे बच्चे इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा
इजी टू गो होगा आपके लिए और एग्जामिनर के लिए इस चैप्टर में से, क्योंकि एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो बार बार पूछी जाती है। समझ आ रही है बात? तो इसलिए मेरे बच्चे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में मेरे बच्चे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं मैं जल्दी से बता देता हूं। वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में आपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं जल्दी से सुन लीजिए। इस चैप्टर में नंबर 1 जो टॉपिक आएगा वो आएगा ट्रॉपिज्म। नंबर 2 आएगा टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। बेटा लर्निंग ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, ट्रॉपिज्म, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। और उसके बाद आएगा मेरे बच्चों रोल ऑफ ऑक्सिन इन फोटोट्रॉपिज्म। बेटा ये 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। ये 3 टॉपिक, बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। बेटा माशाल्लाह नींद में चले गए हो, कह रही नए चैप्टर। जी हाँ नया चैप्टर है, नई हेडिंग डली हुई है बेटा। ट्रॉपिज्म, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म और रोल ऑफ ऑक्सिन इन फोटोट्रॉपिज्म। ये वाला जो टॉपिक है रोल ऑफ ऑक्सिन इन फोटोट्रॉपिज्म का, मेरे बच्चे ये टॉपिक बार बार थ्योरी में आया हुआ है। एक गो में पढ़ने वाला टॉपिक है, एक बार पढ़ लिया उठा के ठक ठक आप लिखोगे और आपको आंसर मार्क्स मिल जाएंगे। और ये डेफिनेशंस हैं ट्रॉपिज्म और टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। ये क्या है बेटा? डेफिनेशंस हैं। ठीक है मेरे बच्चे? तो अब हेडिंग बनाइए ट्रॉपिज्म। अब हेडिंग बना लीजिएगा बेटा ट्रॉपिज्म। हेडिंग बना लीजिएगा ट्रॉपिज्म। देखिए क्लास उसी वक्त एंड होगी ना जब आप डिसिप्लिन रहेंगे। आपके बोलने से क्लास एंड नहीं होगी। मैंने आपको पहले भी टेन्योर दिया था कि 1.5 आवर का, उसके बावजूद मैं कोशिश करता हूं कि टाइम जल्दी एंड कर दूं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे नौनिहाल, आप समझें इस चीज को कि ये प्रेशर सिचुएशंस आपने नहीं अगर हैंडल करनी है तो एग्जाम में तो मर जाना है आपने। आप अभी नहीं प्रेशर हैंडल कर पा रहे तो एंड में एग्जाम के टाइम पे क्या करोगे? जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका प्रेशर डलेगा, फिर तो तुमने जनाजे पे लेट जाना है अपने। मेरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोगों का इतना जो है वो टेम्परामेंट अपना गिर रहे हैं ना दो बच्चे। मेरे बच्चे ट्रॉपिज्म का डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। व्हाट इज ट्रॉपिज्म? ये याद रखें, ट्रॉपिज्म है टूरिज्म नहीं है। ट्रॉपिज्म है टूरिज्म नहीं है, ठीक है ना? टूरिज्म मत समझ लेना इसको। मेरे बच्चे व्हाट इज ट्रॉपिज्म समझिएगा बेटा। जब प्लांट, समझना, प्लांट जब रिस्पॉन्स देता है, सुनिएगा, प्लांट जब रिस्पॉन्स देता है टू एक्सटर्नल और इंटरनल सिग्नल्स। जब प्लांट रिस्पॉन्स देता है, सुनते जाओ इंपॉर्टेंट बात है, प्लांट जब रिस्पॉन्स दे, कौन सा रिस्पॉन्स? ग्रोथ रिस्पॉन्स। प्लांट जब कौन सा रिस्पॉन्स दे बेटा? बोलो, ग्रोथ रिस्पॉन्स। मुझे पता है मुझे कहां एंड करना है बेटा, अगर उतने पार्ट में अच्छे से पढ़ोगे एवरीथिंग वुड बी अंडरस्टूड। प्लांट कौन सा रिस्पॉन्स दे बेटा? बोलो, ग्रोथ रिस्पॉन्स। जब प्लांट ग्रोथ रिस्पॉन्स दे, ग्रोथ रिस्पॉन्स किसे कहते हैं? ग्रोथ हम पढ़ के आए। व्हाट इज ग्रोथ? परमानेंट इंक्रीज इन साइज। व्हाट इज ग्रोथ बेटा? परमानेंट इंक्रीज इन साइज। तो बेटा प्लांट जब ग्रोथ रिस्पॉन्स देगा, जब प्लांट ग्रोथ रिस्पॉन्सेस देगा, वेदर टू एक्सटर्नल स्टिमुलस और इंटरनल स्टिमुलस। क्या मतलब? क्या मतलब मेरे बच्चे, आप देखते हो कि प्लांट में ये पौधा लगा हुआ है, ये पौधा लगा हुआ है जी, एक तरफ से लाइट ज्यादा आ रही है तो हम क्या देखते हैं? प्लांट उसी तरफ ग्रो करने लग जाता है। यस और नो? ये क्या है? ट्रॉपिज्म है। ये क्या है बेटा? बोलो, ट्रॉपिज्म है। या अगर एक प्लांट है, उसकी रूट्स हैं, उसकी रूट्स हैं, मैं पानी पानी जो है वाटर यहां डालना शुरू कर दूं, बस इस साइड पर पानी डालूं, तो मैं नेचुरली देखूंगा कि प्लांट की रूट्स किस डायरेक्शन में ग्रो करने लग जाएंगी? इसी डायरेक्शन में ग्रो करने लग जाएंगी। ये क्या है? ट्रॉपिज्म है। व्हाट इज ट्रॉपिज्म? ट्रॉपिज्म का डेफिनेशन लिखवाऊंगा। प्लांट इज ग्रो, व्हाट इज ट्रॉपिज्म? growth responses of plant, growth responses of plant, growth responses of, growth responses of plants,
टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। बेटा फिर से समझो, ये मुफ्त के डेफिनेशन है, मुफ्त के नंबर है मेरे बच्चे। व्हाट इज ट्रॉपिज्म बोलो भाई, एवरीबॉडी, आई नीड योर रिस्पॉन्स। ट्रॉपिज्म किसे कहते हैं? जब प्लांट ग्रोथ रिस्पॉन्सेज देता है, चाहे बाहर वाले किसी सिग्नल के अगेंस्ट या अंदर वाले बॉडी के इंटरनल सिग्नल के अगेंस्ट। तो बेटा इस ग्रोथ सिग्नल को या ग्रोथ रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं? ट्रॉपिज्म कहते हैं। ग्रोथ रिस्पॉन्सेज टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस। जुबारिया, जन्नत, बीनिश, भारती, हसन, हसान, एवरीबॉडी क्लियर? ग्रोथ ट्रॉपिज्म। ठीक है बेटा। अब मेरा बच्चा, प्लांट में कई तरह के ट्रॉपिज्म होते हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है वो लिखूंगा। हेडिंग बनाओ टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, हेडिंग बनाओ टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। प्लांट में कई तरह के ट्रॉपिज्म है। नंबर 1, इनाया। मैं दोबारा बता देता हूं बेटा, मैं 4 बार ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूं। तुम क्या सो रही होती हो जब मैं बता रहा होता हूं बेटा? मैंने एग्जांपल्स भी दी। मैं फिर टाइप से पहले इनाया की रिक्वेस्ट पे वापस आ जाता हूं। मैंने क्या कहा? ग्रोथ रिस्पॉन्स, जब प्लांट ग्रो करे इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल। मैंने एग्जांपल दिया कि भाई अगर प्लांट की रूट्स हैं, ग्रो कर रही हैं, एक तरफ से पानी में ज्यादा डाल दूं तो मैं देखूंगा कि नेचुरली प्लांट उसी तरफ रूट्स ग्रो करने लग जाएंगी। दिस इज, इनाया, व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस ना, वाटर के। या मैंने कहा लाइट अगर एक तरफ से आ रही है तो प्लांट उसी तरफ ग्रो करने लग जाता है। तो अगेन दिस इज ग्रोथ रिस्पॉन्स। बोलो भाई। इंटरनल का एग्जांपल बेटा एक ऑक्सिन की फॉर्म में आएगा, वो मैं चैप्टर के दरमियान में दूंगा। मैंने इंटरनल का एग्जांपल जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि अभी इंटरनल ऑक्सिन आपने पढ़ा नहीं है। इसी चैप्टर में ऑक्सिन आएगा, वहां इंटरनल स्टिमुलस होगा, वहां पर मैं मेंशन करूंगा कि देखो ये इंटरनल सिग्नल है। ठीक है जी। तो व्हाट इज ट्रॉपिज्म एवरीबॉडी इन द क्लास? ग्रोथ रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट टू एक्सटर्नल और इंटरनल सिग्नल्स। इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस। अब बेटा ट्रॉपिज्म कई तरह का हो सकता है। जुबारिया, नंबर 1, फोटोट्रॉपिज्म। नंबर 2, नंबर 3, जियोट्रॉपिज्म, also called as gravitropism. Number 4, हाइड्रोट्रोपिज्म। कई तरह का ट्रॉपिज्म हो सकता है, इवन के थर्मोट्रॉपिज्म। वेरी गुड। कई तरह का ट्रॉपिज्म, यानी व्हाट इज ट्रॉपिज्म फिर से भूलना नहीं। ग्रोथ रिस्पॉन्सेज, ग्रोथ रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई, इनको क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉपिज्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉपिज्म। तो अब प्लांट किस किस केसेस में ग्रोथ रिस्पॉन्सेज आमतौर पे दिखाता है, वो हमने मल्टीपल टाइप के ट्रॉपिज्म लिख लिए। फोटोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थर्मो। अब ये क्या होते हैं बेटा? हमने सारे नहीं पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सिर्फ फोटोट्रॉपिज्म की बात करनी है डिटेल में, और थोड़ी बहुत बात ग्रेविट्रॉपिज्म की होनी है। तो टेंशन ना लें मेरे बच्चे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहां से आगे की डिस्कशन, यानी इनकी डिस्कशन हम जो है वो क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपने आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। इज दिस क्लियर? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपके सामने रख दिया। नाउ यू नो कि अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। वी आर गोइंग टू कवर दीज ट्रॉपिज्म्स। और सुन लेना जाने से पहले,
इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगले लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो मिस मत कीजिएगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना टेम्परामेंट बरकरार रखें। आप जो एफर्ट अभी करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, ये आपको जो फल देगा इंशाल्लाह ताला, रिजल्ट हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। जी ताहिरा कुछ कहना चाह रही हैं? ताहिरा, यस ताहिरा बोलो। सर मुझे ना लोअर एपिडर्मिस वाला भी दिखा दें। ये देखो ताहिरा, तुम क्या, इसका मतलब तुम लिख भी नहीं रही हो, तुम बस स्क्रीनशॉट ले रही हो, है ना? लिखना विखना नहीं है तुमने, है ना? नहीं सर, लिख रही हूँ। तो भाई कैसे लिख रही हो, तुम मैच ही नहीं कर पा रही हो। जी लोअर एपिडर्मिस वाला ही आ गया आपकी स्क्रीन पर। डन? नहीं आया। आ तो गया बेटा, ये एपिडर्मिस में लोअर एपिडर्मिस लिखा हुआ है बेटा। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसके बाद अब पेलिसेड वाला देखना था किसी को, ये लो पेलिसेड सेल वाला भी आ रहा है, ये पेलिसेड सेल आ गया पूरा। नया टॉपिक दिखाता हूं, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहे हैं, नया टॉपिक जहां से शुरू हुआ है, ये यहां से शुरू हुआ है, अभी पहला पेज ही चल रहा है, नए टॉपिक का पहला ही पेज चल रहा है बेटा, अभी आ रहा है। यार मुस्तफा मुझे मैसेज करो अभी, अभी अभी देखता हूँ क्या तुम्हारा मैसेज, तो तुम्हारा नंबर सेव नहीं किया मैं, तुम्हारा मैसेज नीचे चला जाता होगा। अनूद भी कुछ कहना चाह रही है, अनूद, यस अनूद 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 अनूद, यस अनूद बोलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर